पहले देखिए क्लास है हमारा लेक्चर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है। आज हमें क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीक पीरियड के हवाले से। ग्रीक पीरियड में 3 नाम मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली एमसीक्यू। यहाँ से अगर बात की जाए इस टॉपिक को पढ़ने से फायदा क्या होगा, इस टॉपिक को पढ़ने का फायदा ये होगा कि आपके पास इस टॉपिक से मेनली जो है बेटा एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे। क्या क्लियर हो जाएंगे? एमसीक्यू मिनिमम भी आपके बोर्ड के पेपर्स में इधर से एक एमसीक्यू जरूर निकलता है। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रीक पीरियड में जो फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, वो 3 फिलोसोफर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस। ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस। ये साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये साइंटिस्ट नहीं है, ये क्या है? फिलोसोफर है। क्या है? फिलोसोफर, फलसफा देने वाले। क्या देने वाले? फलसफा देने वाले, किसी चीज को देखकर कोई बात कहने वाले। सही है। और जो लोग फलसफा देते हैं आजकल, तो हम लोगों ने क्या ट्रेंड बना दिया, कोई भी कुछ बात समझाने लगता है तो कहते हैं फलसफा नहीं जाना, हालांकि उसकी बात इंपॉर्टेंट भी होती है। तो इट मींस के फलसफा वो लोग दे रहे होते हैं जो थोड़े से दिमाग रखने वाले लोग। तो प्लेटो, एरिस्टोटल और डेमोक्रिटस बेसिकली तौर पर ये क्या थे? फिलोसोफर से। और इनके अलावा कुछ और भी लोग थे जिन्होंने डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में ग्रीक पीरियड, यानी कि जब ग्रीक का पीरियड कंटिन्यू था उस वक्त जो लोग थे उनके मेनली 3 नाम है, प्लेटो, एरिस्टोटल, डेमोक्रिटस। और इसके अलावा कुछ और भी मजीद लोग हैं जिन्होंने ग्रीक पीरियड में केमिस्ट्री के ऊपर वर्कआउट किया। अब इन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट को। किस चीज के बारे में इन्होंने बताया? इन्होंने बताया एलिमेंट्स के बारे में, इन्होंने बताया एटम्स के बारे में, ठीक है, इन्होंने बताया केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, मेनली तौर पर 3 चीजों के बारे में बताया, या 3 चीजों के कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए मेनली तौर पर बेटा। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स के बारे में बताया कि एलिमेंट्स क्या हैं, एटम्स क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। इनका क्या कहना था? क्या इनके ख्याल में मैटर क्या है? इनके ख्याल में मैटर ये है कि मैटर आपके पास कोई भी है दुनिया का, वो सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बन सकता है। सही है, ये दुनिया में जो भी मैटर है वो सिर्फ 4 चीजें, और अगर इसके अलावा कोई और चीज आपने देखी है तो वो भी इन्हीं चारों चीजों के मिलने से फॉर्म हुई है। मतलब इस दुनिया में जितना भी मैटर है वो या तो ये 4 चीजें हैं, या इसके अलावा कोई और चीज है तो वो भी इन्हीं से बनी हुई। फर्स्ट वन दैट इज अर्थ, सेकंड वन इज एयर, थर्ड वन इज फायर एंड फोर्थ वन इज वाटर। मतलब इस दुनिया में जो भी मैटर है आपके पास, वो मैटर या तो अर्थ है, या तो फायर है, या तो एयर है, या फिर वाटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि भाई आपके पास जो ग्रीक पीरियड था, ग्रीक पीरियड में कहा यह गया था कि मैटर जो है वो ड्राइव हुआ है 4 एलिमेंट से, मतलब 4 चीजों से। सही है, मैटर ड्राइव हुआ किससे? 4 चीजों से। इस दुनिया में कुछ भी चीज अगर मैटर है तो वो आपके पास क्या है बेटा? खुद अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर है, या फिर जो भी चीज इसके अलावा आपको इस दुनिया में नजर आ रही है तो वो क्या है बेटा? इन्हीं से ड्राइव हुई है। यानी ये तो खुद मैटर है, और दुनिया में जो भी कुछ मैटर इनके अलावा आपको दिख रहा है वो सब किससे ड्राइव हुए, किससे निकल करके आए हैं, किसकी मदद से बने? इन्हीं 4 चीजों की मदद से। अब ये जो अर्थ, एयर, फायर और वाटर है, इसके हवाले से इनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सप्लेन की कि भाई ये जो 4 चीजें हैं, अर्थ, एयर, फायर और वाटर, इनकी प्रॉपर्टीज या तो हॉट, ड्राई, कोल्ड और वेट हो सकती है। हॉट, ड्राई, कोल्ड और वेट, यानी कि ये 4 चीजें हैं और 4 तरह की प्रॉपर्टीज किसी एक सब्सटेंस की इनमें से हो सकती है। किसी की हो सकती है 4 हो, किसी की 3 हो, किसी की 2 और किसी की शायद 1 हो। ठीक है, तो फायर के हवाले से इन्होंने बताया कि फायर जो है वो हॉट और ड्राई होता है। हॉट का मकसद गर्म है, ड्राई का मकसद सूखा हुआ है। ठीक है, नमी नहीं है उसमें, वाटर नहीं है आपके पास, तो फायर हॉट और ड्राई है आपके पास, गीलापन नहीं है उसके अंदर। दूसरी चीज है वाटर। वाटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट वन, वाटर जो है वो हॉट है या कोल्ड, यानी पानी ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, और वेट होगा। ऐसा नहीं कि पानी कभी भी ड्राई नहीं होगा, पानी हमेशा क्या होगा? वेट होगा। उसके बाद अर्थ क्या है बेटा? ड्राई और कोल्ड। अर्थ क्या है बेटा? ड्राई और कोल्ड। ठंडा है आपके पास, जो अर्थ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज कोल्ड एंड इट इज एज वेल ड्राई। एयर क्या है आपके पास? कोल्ड भी हो सकती है, ठंडी हवा भी चल सकती है, हॉट गर्म हवा भी चल सकती है, और वेट मतलब आपके पास नमी भी मौजूद होती है हवा के अंदर। उसके बाद बेटा यहाँ पर अब ये जो 4 चीजें मैंने इधर लिखी हैं और ऊपर जो रेड मार्क किया है आपके पास, वो रेड मार्क क्यों किया और उसके बाद मैंने अलग से क्यों बताया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू योर एमसीक्यूज। अभी आप लोगों का जैसे चैप्टर नंबर 1 एंड होने लगेगा तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज आप लोगों को दे दिए जाएंगे साथ साथ।
उसको खुद सॉल्व भी करना है आप लोगों ने, खुद मैं भी सॉल्व कराऊंगा आपके साथ, जो आपको नहीं सॉल्व होगा तो उसमें आप लोगों को बेटा नजर आएगा कि इस तरह के एमसीक्यूज आपको ग्रीक पीरियड के अंदर नजर आएंगे। जो चीजें मैंने यहाँ पर मेनली तौर पर मार्क की हैं, दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जब आप उनके एमसीक्यूज सॉल्व करोगे तो उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए आपको इन चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो आप ये सिर्फ पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अलग से मेंशन करने का मकसद क्या है, ताकि आपको चीजें जब आप लिखो तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो या जब याद करो तो उस कॉपी में आपको चीजें नजर आ जाए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट स्पेशली आपने याद रखना है कि 4 चीजों से मिल करके आपके पास कोई भी मेथड इस दुनिया का बन सकता है। वो 4 चीजें क्या है, उसके बाद उन चारों चीजों में से क्या क्या प्रॉपर्टीज उनकी हो सकती है, किसकी कौन सी और क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद रोमन्स रोल, रोमी जो थे आपके पास, उनका केमिस्ट्री में क्या रोल था, इन्होंने इंप्रूव किया मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को। इट मींस के व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जिकल प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। इसकी डिटेल पर तो मैं नहीं जाऊंगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जो मेटल है आपके पास, व्हाट आर मीन बाय द मेटल, मेटल वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। व्हाट आर द मेटल, इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर मैं मेटल कह रहा हूं, इट मींस उसकी प्रॉपर्टी है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। कायनात ने हर चीज का नेचर फिक्स किया, मेटल का नेचर फिक्स किया कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं और फिर अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। और नॉन मेटल का नेचर उन्होंने फिक्स किया कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि इस एलिमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये मुश्किल है तो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसी कोई कहानी नहीं। मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, चाहे एक हो, दो हो या 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा। तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को इंप्रूव किया। व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जिकल प्रोसेस या व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी, मेटलर्जिकल प्रोसेस या मेटलर्जी बात देखिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मकसद उस चीज को गेट करना जिसके बारे में नेचर एक्सप्लेन करती है कि ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं। तो उनको कहां से हम गेट करेंगे, उनके ओर्स से, उनके ओर्स से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेटल है, एक एलिमेंट है जिसको हम मेटल कहते हैं, दैट इज आयरन, और उसका ओर होता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 जिसको हम बोलते हैं, जिसको आयरन पाइराइड भी हम कहते हैं। ये आयरन का ओर है, किसका ओर है बेटा, आयरन का ओर है। क्यों आयरन का ओर है, बिकॉज इसमें एलिमेंट मेटल कौन सा है, आयरन, और उसके साथ कोई दूसरी चीज जो लगी हुई है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, तभी हम क्या गेट कर पाएंगे, यहाँ से आयरन गेट कर पाएंगे। तो इट मींस कि दिस इज द ओर ऑफ आयरन, दिस इज द ओर ऑफ आयरन। व्हाट इज मीन बाय ओर, combined form of metal with other element। जब भी कोई भी मेटल किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइंड हुई शक्ल में आपको मिलता है, तो मेटल जब किसी और चीज के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड हुई शक्ल में मिलता है, उस फॉर्म को, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन, दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, उसके साथ कंबाइंड हुआ आपको मिल रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, कोर कह रहे हैं। और ठीक से अगर मैं कहूँ तो मैं इसे क्या कहूँगा, ओर ऑफ आयरन, क्या कहूँगा, ओर ऑफ आयरन कहूँगा। यहाँ तक बात क्लियर। इसी तरह से और भी बहुत सारे ओर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मेटल जब किसी और चीज के साथ कंबाइन हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें सोडियम मेटल चाहिए, क्या चाहिए, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल जिसका फार्मूला होता है Na, वो किस फॉर्म में मिलता है आपको, वो इस दुनिया में आपको मिलता है NaCl की शक्ल में, या तो पानी में डिसॉल्व हुआ मिलेगा या पत्थरों की शक्ल में आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, सोडियम मेटल गेट करना है, निकालना है। तो आप क्या करेंगे, उसको वहां से जो क्लोरीन है उसको आपने क्या कर देना है, हटा देना है, क्या कर देना है, हटा देना है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक एलिमेंट है, दैट इज एल्युमिनियम, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुई शक्ल में पाया जाता है, और इस शक्ल को बेटा हम कहते हैं बॉक्साइड, क्या कहते हैं, बॉक्साइड। इसके साथ कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी लग जाते हैं, दैट इज NH2O। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, चैप्टर नंबर 7 में हम लोग जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, बॉक्साइड। इधर मेटल कौन है, एल्युमिनियम। अब मैं बॉक्साइड को क्या करूंगा, इसमें से दूसरे एलिमेंट को हटाऊंगा और एल्युमिनियम को क्या करूंगा, गेट करूंगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ओर से मेटल को हम गेट कर रहे हैं, बाय एनी मेथड, बाय एनी फिनोमेना, दैट होल एंड सोल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेटलर्जिकल प्रोसेस और मेटलर्जी। तो रोमन्स ने इस प्रोसेस को जो पहले नहीं किया जाता था उसको क्या कर दिया, मजीद इंप्रूव कर दिया। इनेबलिंग ऑफ पोर्टली,
इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट इज मीन बाय इनामलिंग ऑफ पोर्ट्री? गुलदान वगैरह देखा, गुलदान वगैरह देखा, शादियों में गए होगे, ब्राउन ब्लू पर्पल कलर का पूरा गुलदान होता है, उसके बाद ऐसा लगता है पता नहीं किस तरह से पेंट किया है, सही है। अगर कभी YouTube खोलो तो उसके ऊपर देखो इनामलिंग, व्हाट इज मीन बाय इनामलिंग ऑफ पोर्ट्री। असल में हम क्या करते हैं, डिजाइन्स क्रिएट करते हैं गुलदान वगैरह के ऊपर, जो पोर्ट्री होती है आपके पास उसके ऊपर हम डिजाइन जो जनरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनामलिंग कहते हैं। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है मेनली, ठीक है। तो इनामलिंग ऑफ पोर्ट्री को इंट्रोड्यूस किन्होंने किया, रोमन्स ने आपके पास किया। तो ये हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, इसको कॉपी करो, देन हम आगे प्रोसीड करें।